कई बार जो है कुछ लोगों को फॉलो करना पड़ता है या सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता है, तो कहीं ऑन ड्यूटी कहीं भी ज़रूरत पड़ी है सर इसकी आपकी? कि गाड़ी अंदर धंसती आ रही थी। एक लेवल ऐसा आ गया था कि मेरे विंडो तक, प्रॉपर विंडो तक पानी भर गया था। बल्कि जब मैं आ रहा था तो चारों टायर इतना पानी था कि ग्रिप नहीं था, लग रहा था कि वो गाड़ी तैर रही है, कहीं हल्की हल्की फील होने लगा था। क्योंकि पिस्टन आपस में टकराते हैं, वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ अचानक ब्रेक लगा है, क्या लगा है। सेफ्टी रेटिंग्स टाटा ने ला करके सबसे पहले जो है इसको बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया हुआ है। अदरवाइज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी ये गाड़ी सर्विसिंग के फॉर्म में। फिर मैं XUV 700 या सेल्टॉस की तरफ जाऊँगा। अपने कंट्री को प्रमोट करना है। मैं उस वक्त भी टाटा के नेक्सन ही लेने वाला था, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज आप जो फ्रेम में गाड़ी देख रहे हैं वो है किया की सोनेट 1.0 टर्बो इंजन के साथ GT लाइन सेगमेंट, जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। और इसको चलाते हैं पंकज वर्मा जी, जो इसके ओनर हैं। वेलकम टू द चैनल सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। पंकज जी, आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए अपने प्रोफेशन के बारे में और फिर आगे गाड़ी के बारे में बात करते हैं। जी, मेरा नाम पंकज वर्मा है। मैं GST एंड कस्टम्स में इंस्पेक्टर हूँ और मैंने ये गाड़ी 2 नवंबर 2021-20 में ली थी। हाँ, सवा साल 20 में। हाँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 5 मंथ्स आपको हो चुके हैं गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितनी बुकिंग पे आपको मिली थी, कितनी वेटिंग करनी पड़ी थी इसके लिए? नहीं, वेट एक्चुअली क्या है कि जब मैं शुरुआत में आया था तो उन्होंने कहा था कि 5-6 महीने की वेटिंग होगी, लेकिन उनके पास एक रेड कलर अवेलेबल था। फिर मैंने बताया कि मैं कस्टम्स इंस्पेक्टर हूँ, प्लीज़ अगर हो सके तो उन्होंने कहा रेड आपके पास अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन तुरंत ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो फिर मैंने तुरंत ही डाउन पेमेंट करके ले लिया। ठीक है सर। तो ये ऑन रोड कितनी पड़ी थी आपको? ऑन रोड हमें पड़ी थी ये 14-25 या 14-30-40 के आसपास पड़ी थी विद एसेसरीज। विद एक्सेसरीज? हाँ। तो कुछ डिस्काउंट आपको मिला था? नहीं, कोई डिस्काउंट ये उस टाइम एक्चुअल ऑन रोड प्राइस था? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अभी 15 से ऊपर जाती है ये ऑन रोड में। ओके टॉप ओके मॉडल ओके। में ये मेरे ख्याल से 10 या 14-20 की अराउंड थी और फिर 20-25 हज़ार रुपये की एसेसरीज, 20 हज़ार रुपये की एसेसरीज थी। तो पंकज जी, सबसे पहले ये बताइए कि कितनी चला चुके हैं गाड़ी और कहाँ कहाँ ले जा चुके हैं? ये 38,000, मतलब 1.5 साल अप्रॉक्स होने वाले हैं, 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। 38,000-39,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है ये गाड़ी। ये पहाड़ों पे भी जा चुकी है, ऑफ रोड्स पे भी जा चुकी है, लखनऊ, महाराष्ट्र, मतलब हर तरह की जो हर तरह के रोड्स में। हाँ, स्नो में भी चला चुका हूँ, पानी में भी चला चुका हूँ, हर जगह चल चुकी है। हर जगह चला चुकी हाँ, है। तो कुछ एक्सपीरियंस जो आपको ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी कभी इसके साथ आपको, क्योंकि आपकी जॉब इस तरह की है कि चैलेंजेस आपके सामने आए रहते हैं। हाँ, मैं बता दूं कि सर का जो जॉब है काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है, तो क्योंकि कस्टम और GST से रिलेटेड इंस्पेक्टर हैं, तो कई बार जो है कुछ लोगों को फॉलो करना पड़ता है या सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता है, तो कहीं ऑन ड्यूटी कहीं भी ज़रूरत पड़ी है सर इसकी आपको? जी हाँ। मैं तो बिना गाड़ी के तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सर्च प्रेमाइसेस पे जा सको। कहीं भी जाना होता है, या हम लोग के यहाँ ऐसा वर्क है कि अटेंडम आपको सर्च वारंट या इंस्पेक्शन वारंट मिल जाता है। अच्छा। तो आपको उसको उसी दिन में, उसी डेट में फुलफिल करना होता है, वो चाहे कितनी भी दूरी प्रेमाइसेस पे हो। तो अगर आपके पास कार नहीं है तो वो फिजिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही है। रही बात गाड़ी की, तो जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी खरीदने के बाद घर ये बाद में आई थी, एज केदारनाथ पहले गई थी। तो गाड़ी की शुरुआत ही सीधे 500-600 किलोमीटर पहाड़ों पे हुई थी। और रही बात आपने जो मुझे पूछा कि ऑफिस में क्या चैलेंजेस है, तो एक बार मैं बता दूं कि ये पिछले जून जुलाई की बात है, बहुत अच्छी बारिश हुई थी। उसके बाद हमें मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में एक सर्च को कंप्लाई करने जाना था। अच्छा। तो वहाँ पे हम जिसको जगह पे गए थे, उस जगह पे एक आदमी हमें लगा कि जो एक कल्प्रिट है वो बाइक से दूसरी गली से निकलने लगा। उसको कवर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं दूसरी गली से उसके सामने से आ जाऊँगा, शायद मैं उसे कैच कर लूँ। लेकिन उस जगह पे इतना पानी भरा था, वो जगह भी कंपेरेटिवली थोड़ी मेरे लिए नई थी, गाड़ी अंदर धंसती आ रही थी। एक लेवल ऐसा आ गया था कि मेरे विंडो तक, प्रॉपर विंडो तक पानी भर गया था। उसके बाद ही मेरी गाड़ी अच्छा, बोनट क्रॉस हो चुका था, मतलब ये प्रॉपर विंडो तक यहाँ तक आ रहा था। मतलब मैं साइड से अपने पानी देख सकता था सामने। अच्छा, तो क्या था वो? मड था, गारा टाइप था? हाँ, नहीं, नीचे मड था, ऊपर पूरा पानी भरा था पूरा। मुझे लग रहा है कि वहाँ वाटर लॉगिंग हो गई थी। तो प्रॉपर वहाँ आगे किसी पर्सन ने कहा कि नहीं, यहाँ तो आप और भी अंदर पानी में चले जाओगे, आप ले लो। तो जब मैं प्रॉपर इसमें, फिर मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल लगा करके मड का धीरे धीरे करके निकल आया। उस वक्त मुझे भी लगा कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए, लेकिन थैंक्स गॉड कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उस गाड़ी ने आपका वहाँ पे जो है वो बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। साथ नहीं छोड़ा। मैं, मतलब वो मेरा सबसे
सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है कि इतने पानी के बाद भी, क्योंकि मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि इतनी स्मूथली मैं इतने गहरे में चला गया हूँ। और क्योंकि वापस आपको आप feel निकाल होता भी है। पाए हाँ, उसको आराम वापस से। बैक गियर करके ही मैं निकाला। बल्कि जब मैं आ रहा था तो चारों टायर इतना पानी था कि ग्रिप नहीं था, लग रहा था कि वो कहीं ना गाड़ी कहीं, तैर हाँ। रही है, कहीं हल्की हल्की फील होने लगा था। तो ट्रैक्शन कंट्रोल पे लगाया और उसने प्रॉपर्ली वर्क किया, जो अपने हाँ, मड पे लगाया बिल्कुल, उसने बिल्कुल, प्रॉपर्ली वर्क बिल्कुल। किया। ऐसे ही मैं इस बार जनवरी में मेरे ख्याल से फर्स्ट स्नोफॉल भी ज़बरदस्त हुई थी शिमला में। वहाँ पे भी मैं गया था, तो वहाँ पे काफ़ी स्नो रोड्स पे हो रखे थे। उसके बाद भी मैंने स्नो ट्रैक्शन कंट्रोल पे, मतलब बाकी लोगों की गाड़ियाँ तो तैर रही थी, इधर उधर खिसक रही थी या फिर गाड़ी जाम हो जा रही थी, लेकिन डेफिनेटली इसने जो है बहुत साथ दिया। ट्रैक्शन कंट्रोल के बाद 70-80% ही मुझे इशू हुआ, मतलब इशू नहीं हुआ, 20% ही इशू हुआ होगा थोड़ा कहीं पे, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए भी ट्रैक्शन कंट्रोल एक नई चीज़ थी कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो एक दो मोड़ों के बाद जब हल्का सा स्किट हो रहा था, उसके बाद मैं समझ गया कि लो एक्सीलेटर रखना है। टायर में प्रेशर भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्किट हो रही थी। उसकी करके फिर स्मूथ रही, बाकी मुझे इसके साथ कोई मतलब दिक्कत नहीं आपने है। स्नो पे भी चला ली, मड में भी चला ली, तो जो पहाड़ों पे चला एक्चुअल ली, हाँ, जो हाँ, हाँ। यूसेज जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है एक्स्ट्रा हाँ, फीचर, हाँ, हाँ। जो इसमें हाँ, बिल्कुल। और इसका गाड़ी की एक और अच्छी बात है, इसका माइलेज भी कंपेरेटिवली बेस्ट है। बोले वैसे माइलेज एक ऐसी पोर्शन है, वो आपके चलाने पे डिपेंड करता है। जब मैंने शुरुआत में से लिया था तो नॉर्मली ये 12-13 का एवरेज दे रही थी ओवरऑल। ठीक है। आज आप देखोगे अभी इसके अंदर एक्यूमुलेटेड देखोगे 16 का अराउंड है। तो एमआईडी आपको 16 दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, हाँ, 16 दिखा रहा है और एक्यूमुलेटेड। वैसे अगर आप हाईवे पे जाओगे तो ये 20 भी दे देती है, नो इशू। अच्छा, तो कंपनी जो क्लेम करती है वो 18 के आसपास 18 का करती है। क्लेम करती है, लेकिन आप सिटी में चलाओगे तो 13-14 ही देगी सिटी में, और मतलब आपके वही चलाने के ऊपर है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे पेट्रोल इतने प्राइसेस हाइक हो जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप कंट्रोल चलाओगे कि आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज दे, तो बेटर है। तो अभी ये मेरे ख्याल से इस वक्त एक्यूमुलेटेड अगर आप देखोगे 15-16 किलोमीटर का दे रहा है। तो आप हाईवे सिटी की मिला के जो है 15-16 के आसपास आपको इसमें मिल जाती है। हाँ, ठीक है। ओवरऑल 17। और डेली रन आपका कितना रहता है इसके लिए? सर जैसे कि अभी मैं पानीपत में हूँ, आपने मुझे कल फ़ोन भी किया था, तो उस वक्त मैं पानीपत में ही था। अच्छा। तो पानीपत यहाँ से 130 किलोमीटर है, तो मैं रोज़ अप डाउन तो नहीं करता, मैं वीकेंड्स में ही आता हूँ। तो मतलब कि लेकिन फिर भी एक महीने का आप मान के चलो 2 से 2,500 किलोमीटर मेरा चलना ही चलना है। एक महीने में 2-2,500 चल जाता है, मिनिमम इसीलिए आपने ऑलमोस्ट 1.5 साल में 40,000 के आसपास हाँ, चला हाँ, दी हाँ, है गाड़ी। लगभग 40,000। तो 40,000 एक अच्छा डिस्टेंस होता है किसी भी गाड़ी को जज करने के लिए। तो आपने जो 14.5, मैं इसको 14.5 के आसपास मानूंगा, 14-30 आपने बताया। हाँ, हाँ। तो उस गाड़ी में अब जैसे इस प्राइस में और भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जैसे एक Nexon कॉम्पैक्ट एसयूवीज में भी और ऑप्शंस आ जाती हैं टॉप मॉडल में। और नेक्स्ट सेगमेंट जो मिड साइज एसयूवीज हैं, जहाँ आप किसी की सेल्टोस है या क्रेटा है, वो भी ऑप्शन आ जाती है। तो फिर इसको लेने का क्या रीज़न था? एक्चुअली क्या है कि फैमिली छोटी है, कोई इतना बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। सिटी में चलाना है, माइलेज भी देखनी होती है, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास की फैमिली है, तो हमें चाहिए कि फीचर्स सारे हों और शोबाजी नहीं चाहिए, मतलब अपना काम सारा हो जाए। इसमें लगभग लोग सारे ही फीचर्स हैं, ऐसा हाँ कोई भी कमी नहीं है। जैसे कि मैं पहले नेक्सन लेने वाला था, लेकिन एक मेरा फ्रेंड था विशाल, उसने कहा कि बहुत सारे फीचर्स के साथ एक गाड़ी आ रही है। ये मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर तक, सितंबर में ये गाड़ी शायद लॉन्च होने की बारी हो रही थी, अक्टूबर तक शायद 1 महीने बाद इसकी प्राइस टैग आया था। तो उसके जो भी है, तो हम लोग देखने गए थे, हम लोग MG रोड जो गुड़गांव में इसका शोरूम है, वहाँ पे गए थे। ठीक है। गाड़ी यही कलर लगी भी हुई थी। अच्छा। और उस वक्त हालांकि ज़्यादा ब्राइट दिख रही थी, लाइट वाइट वहाँ ज़्यादा रहती है, तो फिर पसंद आया, ले लिया, क्योंकि इसमें लिटरली बहुत फीचर्स हैं। हाँ, ये फुली पैक्ड लोडेड गाड़ी आती है। फीचर्स शायद उस वक्त नहीं थे, अब हो गए हो तो किसी गाड़ी में मुझे नहीं पता, उस वक्त तो खैर नहीं थे। नहीं, वैसे भी किया कि जो फीचर गाड़ी कंपनी जो देती है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। ABS EBD आता है, इसमें बोस के स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, हिल असिस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाती हैं। और जो इसका बूट स्पेस है वो भी 392 लीटर्स का है, जो अपने सेगमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है। जो नॉर्मल 350 जैसे नेक्सॉन में आपको मिलता है, इसका और वेन्यू का ऑलमोस्ट सेम है, 390 के आसपास है। तो सर इसी पे अगर बूट स्पेस जहाँ इंक्रीज हो जाता है, वहाँ रेयर सीट्स की जो स्पेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करनी है, बिकॉज सब 4 मीटर गाड़ी है। तो सब 4 मीटर में कहीं तो एडजस्टमेंट पीछे वाली सीट डेफिनेटली मैं कहूँगा कि 2 पर्सन्स के लिए ही है, तीसरा कोई बच्चा हो तभी स्मूथली बैठ पाएगा। हाँ, नॉर्मली ये 4-5 सीटर कहते हैं, लेकिन 4 सीटर प्लस चाइल्ड के लिए ही है। अब बेस्ट वही है। मैं देख रहा हूँ जैसे सर आपकी हाइट बराबर है, ऑलमोस्ट 5'6", 5'7" के आसपास आपकी हाइट है, तो आपके लिए ठीक है। बट जहाँ पीछे लोग बैठते हैं तो वो घुटना जाके आगे की चेयर पे लगता नहीं है, जैसे नॉर्मली भी 5-6। अगर किसी की हाइट ज्यादा है फिर तो आप भूल ही जाइए, फिर तो उसको बहुत प्रॉब्लम मेरा फ्रेंड है वो 6-6 फीट के भी है, लेकिन ऐसी उन्होंने कोई इशू दिक्कत उनको फील तो नहीं हुई। खैर अच्छा। हाँ, बस ये है कि जो चौड़ाई है उसमें अगर आप 3 लोगों बैठा तो वो तो क्या डेफिनेटली वहाँ पे 3 लोगों की 2 जगह लोग तो ही नहीं के लिए है। ही सही है। बाकी सीट पे इतनी इशू नहीं हुआ उनको, मतलब वो भी अंडर थाई सपोर्ट आपको कैसा लगता है? क्योंकि ये कुछ ऐसी इश्यूज है जो सोनेट या सेल्टोस के साथ हैं। मेरे लिए मेरी हाइट के हिसाब से तो मुझे तो ऐसा इशू नहीं हुआ। हाँ, मुझे इशू नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है लंबे आदमी को हो। अच्छा, हाँ, ठीक है।
तो सर अब एक चीज़, जैसे अब आपने इस पे जो ये एक अच्छा अमाउंट है 14.5, एक अच्छा अमाउंट है जिसमें हम बात कर रहे थे। तो इसके जो जो कंपटीशन में गाड़ियां हैं, वेन्यू है, नेक्सॉन है, या आपकी मैग्नाइट है, और टाइगर भी आ गई है, एक्सयूवी 300 है। इनफैक्ट वही हमने बात की कि नेक्स्ट सेगमेंट की गाड़ियां भी आ जाती हैं, और उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर जब आपने ली है उसके बाद एक्सयूवी 700 भी 12-13 से स्टार्ट हो जाती है। 15 में कोई अच्छा वेरिएंट नहीं आता, बट स्टिल आपको एक्सयूवी 700 मिल सकती है। नहीं, जब मैं ये गाड़ी ले रहा था इसी प्राइस पे, मेरे ख्याल से 10-20 हज़ार रुपए ऊपर नीचे होगा। IVT आई थी, सेल्टॉस की भी थी, सेम वो 14.5 की अराउंड मिल रही थी वो भी। तो इन दोनों में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मुझे थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्वालिटी ज़्यादा पसंद है। मुझे जैसे इसकी बोस के प्रीमियम साउंड्स पसंद थे, मुझे सॉन्ग से बहुत शौक है। और इसमें वेंटिलेटेड सीट से मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब भी ड्राइव करता था, मैं, आप मेरी रनिंग देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, आप एक जगह पे जब ज़्यादा ड्राइव करते हो, खास करके गर्मियों में, आप देखो पीठ पूरी भीग जाती है, पूरी भीग जाती है। तो वेंटिलेटेड सीट है, आपको लेकिन फील नहीं होता, लेकिन आप थकते कम हो इस गाड़ी में। कितना भी इफेक्टिव एसी हो, वेंटिलेटेड सीट्स की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ती है। और मतलब कि हमारे दोस्तों में तो अगर 4 लोग हैं तो होड़ मची रहती है कि हमें आगे ही बैठना है, क्योंकि आगे के फ्रंट सीट्स पे ही वेंटिलेटेड सीट्स हैं। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप जब लॉन्ग रन पे जब बिना इस चीज़ के चलोगे तो वो आप एग्जॉस्ट हो गए। जब आप हर चीज़ से बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड रहते हो, उससे बिल्कुल सहूलियत रहती है, तो आप थकते नहीं हो। मेरी हमेशा लॉन्ग ड्राइव ज़्यादा रहती है, हमेशा ही मैं घूमता रहता हूँ। तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर बेसिकली आपको पूरी टॉप एंड फीचर्स चाहिए थे जिसमें सारे, तो उस सेगमेंट में अगर आप किसी और जाते गाड़ी में, जैसे अगर आप सेल्टोस में जाते हैं या क्रेटा पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको फिर सारे वो फीचर्स नहीं मिलते। वो फीचर फिर वो बेस मॉडल मिलता, फिर वो 20-21 लाख का मिलता है। उतने में तो 5 लाख की एक नई गाड़ी ले सकते हैं। इसमें और सेल्टोस के टॉप मॉडल में सिर्फ एक फर्क है कि इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं है, अदरवाइज ये कंप्लीट सारे फीचर्स हैं। अच्छा, ये 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है जो 3 सिलेंडर इंजन है। इसमें और भी 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी आता है, जो बेसिकली लोअर एंड वेरिएंट्स में आता है। ये DCT वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट है, तो ये 1 लीटर टर्बो इंजन आता है। सर, टर्बो इंजन की जो साउंड है, जो नॉइस है, वो कैबिन के अंदर आती है, वो आपको फील होती है कि नहीं, बिल्कुल साइलेंट आपको साइलेंट ही रहती है। मतलब कि जो शुरुआत से, वैसे टर्बो तो 2000 RPM के बाद ही स्टार्ट होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि शुरुआत से टर्बो है, वो 2000 RPM क्रॉस करोगे उसके बाद ही होगा। बेसिकली इसमें कोई भी टर्बो लैग मुझे फील नहीं होता है, क्योंकि ये DCT है। DCT गाड़ी नॉर्मली जितनी भी ऑटोमेटिक गाड़ी है उनसे 1-1.5 लाख रुपये महंगी भी इसीलिए होती है। मैंने IVT भी चलाई हुई है, वो पहाड़ों पर जाकर के, वो क्योंकि बेल्ट सिस्टम होता है, वो लैग मारती है। वो माइलेज जरूर कंपेरेटिवली हो सकता है DCT से थोड़ा सा माइन्यूट सा बेटर, लेकिन वो पहाड़ों पे वो लैग मारेगी। DCT में सबसे ये डुअल क्लच का यही फायदा ही है, आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, अगर लैग इसमें मर रहा है तो फिर कोई फायदा ही नहीं। तो सर, अब इसके पॉजिटिव्स हमने सारी बात कर ली, नेगेटिव्स में अगर हम बात करें, आइए थोड़ा सा इधर गाड़ी के इस साइड होकर बात कर लेते हैं। ये 7 DCT आपको यहाँ देखे मिलेगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये फुली ऑटोमेटिक आपको DCT वेरिएंट मिलेगा, जो टॉप लाइन वेरिएंट होता है। और इसमें आपको यहाँ पर कीलेस एंट्री मिल जाती है। सर, पैसेंजर साइड पे मिलती है कीलेस एंट्री? नहीं, पैसेंजर साइड पे नहीं मिलती है। इसका इंटीरियर भी एक बार देख लेते हैं। बोस के स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि हमने देखा था पिछले सेल्टोस के भी वीडियो में, जहाँ पर टॉप लाइन GT वेरिएंट था। और यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल और बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारा सब कुछ मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ सर इसमें और है, जो कंपनी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देती है और बैक में नहीं देती, ड्रम ब्रेक देती है। ये चीज़ एक इशू है, क्योंकि वही अगेन यहाँ पर कुछ दोनों साइड डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी। बिल्कुल ये चीज़ मुझे भी 2-3 महीने पहले पता चली। मेरे दोस्त के पास सेल्टॉस है, तो उसने डिफरेंस देख रहा था, तो वो बता रहा था कि आपके उसके पीछे भी कैलिपर्स लगे हुए डिस्क ब्रेक के, लेकिन इसमें नहीं है। तो मुझे भी उस दिन पता चला था कि हाँ, बैक में केवल ड्रम है। और एक चीज़ और भी है इसमें कि अगर आप कहीं अचानक कहीं ध्यान दे रहे हैं या अचानक ब्रेक मारना पड़ जाए, तो ब्रेक मारने में आपको पिस्टन लड़ते हुए फील होते हैं, आपके पैर जो है थोड़े से थड़राते हैं। ये इसमें हल्की सी शेक करती है गाड़ी? शेक करती है, बिल्कुल करती है। मतलब गाड़ी शेक नहीं करती, लेकिन आपके वो पैरों पे शेकिंग फील हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन आपस में टकराते हैं। वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, अचानक ब्रेक लगाए, क्या लगाए। वो एक स्पीड पे जब आप इमीडिएट ब्रेक लगाते हैं तो पिस्टन बहुत तेज से वाइब्रेट करता है पैर पे, वो फील होता है। मतलब गाड़ी में तो नहीं, लेकिन पैर पे प्रॉपर फील होता है कि हाँ, पिस्टन टकरा रहे हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ और जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, कि जो आपका स्टीयरिंग है वो भी आपका टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट में आता है सिर्फ। टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, राइट? आप एक बार सर इसमें अपनी सिटिंग पोजीशन पे आ जाइए, जिस सिटिंग पोजीशन पे आप बैठ के गाड़ी को चलाते हैं। तो अभी सीट जो है वो आप बिल्कुल उसी पोजीशन पे जहाँ आप चलाते हैं, या थोड़ी पीछे की हुई है? नहीं, बिल्कुल उसी पोजीशन पे है। एक्चुअली क्या है कि मेरे पीछे शायद ये लंबर सपोर्ट भी लगा हुआ है। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा आपको थाई सपोर्ट नहीं दिख रहा होगा अब तो। और भी ठीक है, तो आप इसी पोजीशन पे चलाते हैं जैसे। और अब पीछे अगर हम लोग बैठ के देखें, जनरली जो सोनेट के बारे में थोड़ा सा इशू बताया जाता है वो यही कि पीछे जो आपको स्पेस मिलता है सिटिंग में, वो थोड़ा सा कम मिलता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा आपको 392 मिल जाता है।
बट मेरी हाइट के किसी भी बंदे के लिए जिसकी हाइट 5'6" या 5'7" है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, स्पेस ठीक ठाक है। अब जैसे सर ने बताया कि वो अपनी सिटिंग पोजीशन में है, तो सर पीछे जो रेयर एसी वेंट्स हैं वो कितने काम करते हैं, या इसमें जो एयर प्यूरीफायर दिया हुआ है ये कितना काम करता एयर है? प्यूरीफायर बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि आप शीशा खोल दोगे आपको तुरंत ही 300-400, खास करके दिल्ली में तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, और जैसे ही आप इसको शीशे सारे बंद कर दोगे अपने आप देखोगे धीरे धीरे 300 से 250, मतलब बहुत तेजी से जो है लीस्ट कितना ले आता है ये लिस्ट 8 तक ले आता है। 8 तक? हाँ, 8-10 इतना रहता है। तो एयर प्यूरीफायर आपके अकॉर्डिंगली सही काम करता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही काम करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आपको मिलती हैं किया के लेने पे, जो कि आपको बेसिकली हुंडई में नहीं मिलती है। तो किया की जब सोनेट लॉन्च होने वाली थी तो लोगों की एजम्पशन थी कि ये भी वेन्यू की तरह आएगी, जो कि पीछे से जो है वो बहुत ही अजीब सी लुक लगती है वेन्यू की। सर वेन्यू को कंसिडर किया था आपने? नहीं, वेन्यू को मैंने कंसीडर नहीं किया था, लेकिन वो भी क्योंकि हुंडई और किया एक ही सिस्टम कंसर्न कंपनी है। तो जनरली बताया जा रहा था कि प्लेटफॉर्म भी सेम होगा, लेकिन सोनेट ने आके सबको जो है वो हैरान कर दिया था और जो है लोगों की एजम्पशंस को फेल कर दिया था कि बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और फीचर वाइज भी इतनी रिच है जितनी वेन्यू में सारे फीचर्स ये सब नहीं आते हैं। बूट एक बार देख लेते हैं सर। हाँ, इस क्रोम की आप बात कर रहे थे जो ये एक्सेसरीज लगाई गई हैं। हाँ, ये लगाई गई। देखिए आप थोड़ा सा ब्लैक शेड्स पड़ रहा है, इनके तो क्रोम्स तो खत्म है। ये होना नहीं चाहिए वैसे। और वैसे भी कंपनी फिटेड नहीं आता है, ये शोरूम वाले लगाते हैं, तो शोरूम वाले भी वो अपने पास से लगाते हैं, पीछे से तो आता नहीं है उनके पास। तो उन्होंने उसके पैसे लिए हैं, वो भी एक तरह से आफ्टर मार्केट ही हो गया। तो जो बूट स्पेस है वो 392 लीटर्स का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक बूट लाइट भी मिल जाती है और यहाँ एक सब वूफर मिल जाता है। और नीचे आपको जो टायर मिलता है वो टायर एग्जैक्ट सेम साइज़ का नहीं है, नॉर्मल 16 इंचज़ के इसके टायर हैं। वो R15 वो R15 है। आप देख सकते हैं जो टायर है वो 195 R15 का मिलता है, एग्जैक्ट साइज़ 16 इंचज़ का नहीं मिलता है। और अगर हम नॉर्मल टायर प्रोफाइल की बात करें तो 215 R16 का आपको टायर मिलता है। जो पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, रेयर पार्किंग सेंसर्स आपको 2 मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये बम्पर के साथ ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये अक्रॉस दी कार आपको चारों तरफ मिलेगा। इनफैक्ट की डिस्क की जो क्लिपर्स हैं उसमें भी मिलेगा आपको, टायर की सेंटर में भी मिलेगा, अगेन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये चीज़ जो है वो जीटी की पहचान है, जीटी लाइन की पहचान है बेसिकली। तो सर अब इसकी अगर हम रेटिंग्स की बात करें, सेफ्टी रेटिंग की, तो सेफ्टी रेटिंग तो एक ऐसा पॉइंट है जो कोई भी किया कस्टमर जो है वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, तो 3 की रेटिंग जो सेल्टोस में आई थी, ओके। तो जनरली प्लेटफॉर्म सेम है, कंपनी सेम है, तो माना ये जाता है कि इसकी भी कहीं ना कहीं जैसे दरवाजे की थर्ड की आवाज़ या वैसे जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको कहीं फील होता है सर सेफ्टी पॉइंट से इतना पैसा खर्च के भी सेफ्टी कंपनी जो है वो इतनी नहीं प्रोवाइड कर पा रही? एक्चुअली सर लिटरली मैं जेन्युइनली बोलूंगा कि मुझे अभी तक भगवान की दया से ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है। नहीं सर, दिक्कत ना आए, भगवान ना करे ऐसे कोई टाइम आए, मतलब कि बट आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पे बात करते हैं, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सेफ्टी रेटिंग्स के ऊपर। सेफ्टी रेटिंग्स टाटा ने ला करके सबसे पहले जो है इसको बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया हुआ है डेफिनेटली। अभी तो लेकिन मैं इसके बारे में अभी एक्चुअली क्या कहते हैं, जो कोई चीज़ एक चीज़ आपके सामने से गुजरती है आप उससे एक्सपीरियंस लेते हो। अभी तक भगवान की दया से ऐसी कोई मेरे से एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। तो इसमें सेफ्टी वाइज और मतलब एयर बैग्स दे दिया, वो खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं वो जब कभी दिक्कत पड़ेगी तो पता चलेगा। ऐसे तो मैं एडवांस में कुछ नहीं कह सकता। अब इसके लिए तो अभी मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि 1 ही साल हुआ है गाड़ी का। ठीक है, तो सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो किया सेल्टोस की रेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 3 के आसपास है। 3 को टच करके ही गाड़ी जो है वो ग्लोबल एनकैप रेटिंग पे लेके आ पाई है। तो सर किया की अगर सर्विस के बारे में बात करें तो किया की सर्विस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कितनी कॉस्टिंग आपको सर्विसिंग की पड़ती है? सर देखिए मैं अब तक 4 सर्विस करा चुका हूँ और शुरुआत में जो इसकी सर्विस थी, फर्स्ट वाली सर्विस तो खैर फ्री थी, सेकंड 4000 के अप्रॉक्स पड़ी थी। लेकिन उसके बाद मुझे वहाँ के ही सर्विस सेंटर वालों ने ही बताया कि आपकी जो सर्विसिंग चार्जेस हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, आप AMC ले लीजिए। तो उन्होंने 23,000 रुपये की अराउंड मुझे 5 सर्विस की या 5 साल की उन्होंने मुझे सर्विस का दिया 23,000 रुपये में। और मैं आपको ये बताऊँगा कि जो भी किया के खास करके जो टर्बो इंजन ले रहे हैं उन कस्टमर्स के लिए मैं कहूँगा कि क्योंकि इसकी जो सर्विसिंग है वो काफ़ी महंगी है। लोग बताते हैं 3500, 4000, 4500, लेकिन नहीं, तीसरी सर्विसिंग से ही 7,500, 8,000, 8,500 रुपये तक की सर्विसिंग के चार्जेस पड़ जाते हैं। तो उनके लिए बेस्ट है कि वो AMC ज़रूर लें, अदरवाइज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी ये गाड़ी सर्विसिंग के फॉर्म में। तो सर्विसिंग की ज़रूर अच्छी है, लेकिन ये कि सर्विस चार्जेस भी बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। हाँ, क्योंकि इसमें इतने फीचर्स हैं वो उस हिसाब से जोड़ के तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। AMC ज़रूर लें।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर ने दी कि अगर ये गाड़ी ले रहे हैं, किया की कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, तो AMC लेने से आपको फ़ायदा रहेगा। 4-4.5 के आसपास आपको हाँ, पड़ जाएगी। 4-4.5 रुपये पर की, क्योंकि वैसे जैसे जैसे आपकी किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं आपके सर्विस चार्ज वैसे ही हाई होते जाते हैं। नॉर्मली लोगों में मुझे भी शुरुआत में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि 4.5 रुपये तो मुझे वैसे ही पड़ रहा है, 4.5 रुपये अगर मैं MC नहीं लूँगा तो भी मुझे पड़ेगी। लेकिन नहीं, जब मैं प्रॉपर अभी मैंने 1 हफ्ते पहले जो सर्विसिंग कराई है उसकी चार्जेस 8200 थी, वो मेरी 4th सर्विसिंग थी। तो वो कंफर्म हो गया कि डेफिनेटली उसमें आपको हाँ, डेफिनेटली डबल, मतलब Almost, हाफ, हाँ, डबल double पड़ता है अप्रॉक्स। अगर आप पर सर्विस देखें तो AMC जरूर ले, मैं ये कहूँगा। ठीक है। अच्छा, तो सर अब इसके एक फीचर आता है कार कनेक्ट का, किया का कार कनेक्ट, वो कितना यूज़फुल है, कितना प्रैक्टिकल बहुत है? बहुत बहुत अच्छा है। वही आपको बहुत थोड़ी सी लग्जरी प्रोवाइड करता है इस कॉम्पैक्ट SUV में। आप अपने घर से बैठ करके गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, AC ऑन कर सकते हो, टेम्परेचर सेट कर सकते हो। कोई भी आप किसी फ्रेंड आपकी गाड़ी ले आ रहा है, वो कहाँ ले आ रहा है वो सारी लोकेशन आपको दिखती जाएगी, कितनी स्पीड में ले आ रहा है, गाड़ी रैश ड्राइव कर रहा है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब कि बहुत ही यूज़फुल है। और वो किया जो आपको देती है तो वो 3 साल के लिए फ्री देती है, किया कनेक्ट ऐप। उसके बाद के कुछ चार्जेस होते हैं, वो क्या है अभी तक किया वालों ने भी रियलाइज़ मतलब ओपन नहीं किया हुआ है, लेकिन 3 साल तक के लिए फ्री है। वो बहुत ही जेन्युइन ऐप है। आप गाड़ी स्टार्ट कर लो, AC कर लो, क्योंकि गर्मियों में गाड़ी धूप में खड़े होने पे या ऑफिस में बाहर खड़ी है तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है। तो जैसे आप गाड़ी कर सकते हैं। ओपन करते हो तो हीट स्ट्रोक लगने का खतरा होता है। तो बेटर है कि आप इसको 3 मिनट 4 मिनट पहले ऑन कर दो। अब जहाँ सिटिंग पोजीशन से पहले आओ, आराम से गाड़ी कूल मिलेगी आपको। ये बहुत ही अच्छा लग्जरी है। तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आपकी वो हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स भी ओके हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। इस सेगमेंट की कार में आई थिंक किया की सोनेट ही है जो ये फीचर दे रही है आपको कनेक्ट का, क्योंकि अभी जो टाटा की नेक्सॉन है या महिंद्रा की XUV 300 है उसमें भी ये फीचर नहीं आता है। इनफैक्ट मेन्यू वगैरह में भी ये फीचर नहीं आता है। बड़ी जो गाड़ी है जैसे महिंद्रा की XUV 700 है उसमें ये फीचर अब महिंद्रा ने दिया है। उसमें वेलकम सीट्स भी हैं। वेलकम सीट्स भी हैं। तो किया ये कार कनेक्ट का फीचर है, ये इस सेगमेंट में आई थिंक यही आपको देती है। तो सर इस गाड़ी से आप कितने सेटिस्फाइड हैं अभी तक? जो 40,000 किलोमीटर आपने चला दिया उसमें कितने सेटिस्फाइड हैं? अगर हम रेटिंग की बात करें तो 10 में से कितनी रेटिंग देंगे इस गाड़ी को? 9 दे दूंगा मैं। 9 के करीब दे देंगे इसको। और एक पॉइंट जो काटा है वो किस लिए आप? वो एक्चुअली क्या, कोई भी चीज़ इतनी परफेक्ट नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। और एजम्पशन क्या चाहते हैं कि 15 लाख जो आपने खर्चे हैं उसमें और क्या होना चाहिए था जो कंपनी इसमें देती है आपको? जैसे आपने बताया कि पीछे से डिस्क ब्रेक पिछले टायर में होना चाहिए। डिस्क ब्रेक नहीं है। हाँ, एक ये 360 डिग्री कैमरा भी दे देती है, तो शायद वो गाड़ी पूरी तरह से फुल टेलीस्कोपिक आपको अगर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी मिल जाता है इसमें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जब वैसे इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं और जो इसके नीचे के वेरिएंट्स हैं उसमें कंपनी 2 एयरबैग्स के साथ देती है। अब आपको पता होगा सर, आजकल में ही जो है इसका सोनेट और सेल्टोस का नया वेरिएंट भी फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है। हाँ। उसमें 4 एयरबैग्स आ रहे हैं, कंपनी 4 एयरबैग्स दे रही है, लोगो भी चेंज कर दिया है उन्होंने। और इसके एक और चीज़ है कि जब ये पीछे वाली सीट जो बेंड होती है ना, वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म प्रॉपर नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा हल्का सा उठा रहता है। अच्छा, तो वो आपको फ्लैट सरफेस नहीं मिलता है? बिल्कुल फ्लैट सरफेस XUV 300 में मिलता है। उसमें तो प्रॉपर एक शीट भी लगा के आप सो भी सकते हो। इसमें बिल्कुल वैसा फ्लैट इसमें थोड़ा सा हल्का सा उठा से ऊपर रहती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपको बैक साइड में यहाँ पर डिफॉगर और बैक वाइपर भी मिल जाएगा, जो अगेन टॉप लाइन वेरिएंट है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है। GT लाइन की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी। TGDI जो है वो बेसिकली इंजन है, जो 1 लीटर टर्बो इंजन है, उसको TGDI कहती है किया। सर 15 लाख आपको आज वापस किए जाए और आपको ये बोला जाए कि इस गाड़ी या फिर आप कोई भी गाड़ी आज के डेट में चूज़ करना चाहो तो आप आज की डेट में कौन सी गाड़ी लेंगे या वापस इसी पे जाएंगे? नहीं, अगर मुझे चूज़ करना पड़ेगा तो डेफिनेटली उससे थोड़े से पैसे और लगा करके फिर मैं XUV 700 या सेल्टॉस की तरफ जाऊँगा। फिर वही गाड़ी लेने का क्या सेंस है? ठीक है। तो बहुत ऑनेस्टली इस बात का जवाब दिया सर ने कि अगर उनके पास आज ये ऑप्शन होती तो वो XUV 700 की तरफ भी सोच सकते थे। जनरली XUV 700 ने ना क्या किया है कि 10-12 लाख के जो कस्टमर थे उनको भी खींच लिया, बिल्कुल, और जो 20 लाख के कस्टमर थे उनको भी खींच लिया और बीच में लाके सबको खड़ा कर दिया है। लेकिन अब फ्यूचर में मैं जब भी जाऊंगा तो डेफिनेटली है कि मैं कोई इंडियन ब्रांड लेंगे। तो वो टाटा भी, महिंद्रा और टाटा बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने कंट्री को प्रमोट करना है। मैं उस वक्त भी टाटा के नेक्सन ही लेने वाला था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि एक बार देख लो, क्योंकि किया पहली बार आई थी, मुझे थोड़ा सा आइडिया अच्छी गाड़ी निकल ये एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पर आपको प्रीमियमनेस फील होती है। हाँ, इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, मतलब इतने फीचर्स लिटरली बड़ी गाड़ियों में भी नहीं देखने को मिलते हैं।
और फिर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए कि जो माइलेज भी कंपेरेटिवली बेटर हो लोगों से, फीचर्स भी सारे हों, और क्योंकि दिल्ली में वैसे ही कंजेशन रहता है, बड़ी गाड़ी का मतलब बड़ी टेंशन। आपको सब 4 मीटर में ही चाहिए थी उस टाइम? हाँ, उस वक्त मेरा यही था, और पैसे भी जिस हिसाब से होते हैं आदमी उस हिसाब से पैर भी पसारता है, तो उसमें ये परफेक्ट उस वक्त लग रही थी और मैंने लिया। अच्छा, इसकी मोड की सर एक बात रहेगी, जो इसके 3 मोड ऑफ ड्राइविंग जो आता है, हाँ हाँ उसमें हाँ, आप मेरे देखेंगे एक्चुअली क्या है कि इसमें 3 मोड है, स्पोर्ट्स है, नॉर्मल है, इकोनॉमिक मोड है। ये मैंने पिछले 2-3 महीनों से ही यूज़ करना चालू किया है। आप डेफिनेटली माइलेज में चलाते हैं? नॉर्मल मोड पे ही चलाता था। एक्चुअली क्या है कि आप रूटीन में इतने प्रेशर रहता है कामों का कि आप ध्यान नहीं दे पाते। पिछले 2-3 महीने से मैंने इकोनॉमिक मोड में चलाना चालू किया है। लिटरली इससे 5 से 10% माइलेज में बहुत बेनिफिट हुआ है। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में तो पावर में फील नहीं होता कम हो गया पावर? नहीं, पावर में हाईवे पे तो मुझे लिटरली नहीं फील होता, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक मोड का चलाने का मतलब ही यही है कि आप बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वे में चला रहे हो, आपको माइलेज कम अच्छा चाहिए। हाँ, जो आप खींचना होता है हमें, तो स्पोर्ट्स मोड में मुझे उसमें फील होता है लिटरली कि जब आप हाँ रॉकेट, मतलब आप जब प्रेशर दोगे तो आपको जर्क होगा कि कहाँ जर्क से निकल रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं कि 5-10% का वेरिएशन तो रहता है। इसकी अगर हम इंजन की पावर की बात करें तो 118 bhp का इसका जो है वो आपको मिल जाता है इंजन की पावर, और जो टॉर्क है वो 172 की टॉर्क मिल जाती है, विच इज़ क्वाइट इक्वलेंट टू नेक्सॉन के बराबर है। लेकिन मोड में सर मैं बता देता हूँ, 80 bhp देती है अगर आप नॉर्मल मोड में चलाते हैं, इकोनॉमी मोड में जो सबसे नीचे का वेरिएंट। 100 bhp देती है अगर आप सेकंड मोड में चलाते हैं, जो आपका नॉर्मल मोड है, जिसको हम इसमें सिटी मोड बोलते हैं, और इकोनॉमी मोड, सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड बोलते हैं। और स्पोर्ट्स मोड में ही एक्चुअली 120 bhp पे आती है। ओके। तो आपने अगर बिल्कुल ही नॉर्मल मोड में चला रहे हैं तो 80 bhp की पावर में तो आपको वो ऑब्वियसली माइलेज तभी निकालेगी जब वो पावर। दिल्ली जैसे सिटीज में इतना मौका ही नहीं लगता कि आप पावर दे पाओ मोस्टली। हाँ, पर ये है कि जब आप अच्छे हाईवे पे चला रहे हैं, आपको स्पीड चाहिए, आपको थ्रॉटल आपने देना है, आपको मैं यहाँ से पानीपत जाता था, शुरुआत में खींच के ही जाता था, तो मैं स्पोर्ट्स मोड पे ही ले आता था। लेकिन हाँ, ये कि जैसे आप मोड चेंज करते तो मुझे फील होता है कि माइलेज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हाँ, डेफिनेटली माइलेज कॉम्प्रोमाइज़ होती है और फ़र्क पड़ता है। आप जो जनरली चलाते हैं, ये जो आपने मुझे एवरेज बताई थी, ये आप जनरली अपना नॉर्मल मोड में चलाते हैं? हाँ, नॉर्मल मोड का है। अब मैंने पिछले 2-3 महीने से जो है इकोनॉमिक मोड, जब भी हाईवे पे जाता हूँ इकोनॉमिक मोड लगा देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली अब हर जगह पे स्पीडोमीटर भी लगे हुए हैं। 100 मीटर के ऊपर क्रॉस करो तो फिर मेरे भी 2-3 चलान आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, तो उस चीज़ को फिर मैंने, टाइम बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 5-10 मिनट का ही ओवरऑल गैप होता है, तो अब मैं नॉर्मली 70-80 पे चलाता हूँ। और आज की डेट में आप मेरी देख लेंगे माइलेज, मतलब एक्यूमुलेटेड माइलेज 15 से ऊपर है। और हाईवे पे जाता हूँ तो मैं 18, 19, 20, अगर कोई गाड़ी नहीं मिली तो 20-21, मतलब कि मैं पानीपत से यहाँ 22 का माइलेज लेके भी आया हूँ प्रॉपर चेक करके। अच्छा, हाँ बिल्कुल। वैसे ये एक अच्छी चीज़ है, कंपनी ने जो ये मोड जो जैसे बेसिकली बड़ी गाड़ियों में पहले प्रीमियम कार्स में ये मोड्स वाली चीज़ आती थी। हाँ। अब जो मिड सेगमेंट में या सब 4 मीटर में जैसे ये मोड्स देने शुरू कर दिए हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी चलती है। अगर आपको पूरा स्पीड चाहिए, पावर चाहिए, थ्रॉटल अच्छा चाहिए, तो आप स्पोर्ट्स मोड में चलाइए। ऑब्वियसली फिर आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट अगर आपको माइलेज अच्छा निकालना है तो आप नॉर्मल सिटी मोड या नॉर्मल मोड में चलाइए। हाँ, बिल्कुल। और कोई भी फीचर्स अगर कोई भी गाड़ी लाती है तो हमारे लिए, मतलब कि जितने भी गेस्ट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि फिर कंपटीशन बढ़ता है ना सारे कार कंपनियों में। अरे उसके में इतने फीचर्स हमारे में क्यों नहीं, हमारे में बढ़ाओ। या कोई ऐसी फीचर्स लाओ जो उस गाड़ी में नहीं है, तो इससे जो लेने वाले हैं कस्टमर्स का तो बहुत फायदा होता है, कंज्यूमर का बिल्कुल फायदा होता है। ठीक है, तो सर आपने रेटिंग्स को 9 दे दी। अब इसमें और कोई चीज़ जो आप मेंशन करना चाहेंगे कार के बारे में? ऑलरेडी हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। किया की सर्विस पे एक पॉइंट रह गया। किया, देखिए किया की सर्विस डेफिनेटली अच्छी है। वो लोग मेरे ख्याल से जितनी बार सर्विस करा के लाते हैं, उसके बाद 2 या 3 बार कॉल भी आएगा कि आपने कैसी रेटिंग देना चाहेंगे। घर से पिक एंड ड्रॉप भी होती है, लेकिन घर से पिक एंड ड्रॉप मैंने अभी लास्ट टाइम कराई थी। ये लास्ट सर्विसिंग मेरी 1 हफ्ते पहले हुई है हर जगह पे। लेकिन वो किया कि नहीं, हर जगह है कि वो धुलाई के लिए थोड़ा सा वो लोग ढीले हैं। मतलब आपको कह देंगे गाड़ी हो गई, जब आप जाएंगे अभी गाड़ी धुलाई पे लगी हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ में है कि क्लीनिंग में हर सर्विस सेंटर वाले को किया कोई नहीं, उनको उस पर थोड़ा सा फोर्स देना चाहिए, या फिर लड़के बढ़ा दें या फिर टाइम दे दें ज़्यादा। कहीं भी जाएंगे तो गाड़ियाँ जो है जिस लेवल पे बिक रही हैं, सर्विस सेंटर या उस लेवल पे नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो भी लोग जल्दी में फिर वो चीज़ें रह जाती हैं कहीं ना कहीं। किया के सर्विस सेंटर के लिए मैं ये कहूँगा कि इसका किया का जो यहाँ से नियरेस्ट सर्विस सेंटर है वो आपका गुड़गांव में ही पड़ता है। उससे पास में मैं द्वारका में हूँ, द्वारका में कोई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कोई आसपास कम से कम उनके सर्विस सेंटर तो कम से कम लगा सकते हैं। द्वारका में ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो आपको किया सोनेट और सेल्टोस भरमार दिख जाएगी। बहुत वो हर जगह ही दिख रही है आजकल। हाँ, काफी बिक रही है। आप हर 10 गाड़ी में देखेंगे तो 1-2 गाड़ी तो निकली जाएगी किया की। हाँ। तो ये थे हमारे साथ पंकज जी, जिन्होंने अपनी गाड़ी का रिव्यू आज हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। हम आज सोनेट की GT लाइन वेरिएंट जो कि टॉप मॉडल है उसका रिव्यू आपके लिए लेके आए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारी और भी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
अगर आप भी अपनी गाड़ी का रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं, अपनी कोई एक्सपीरियंसेस, अपने फीडबैक गाड़ी को लेकर हमारे व्यूअर्स के साथ हमारे चैनल पे शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।